ओके, लास्ट लेक्चर में हमने बेसिक जो है वो पर यूनिट सिस्टम का बैकग्राउंड सारा स्टडी किया था, और उसमें मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स भी कराई थी कि क्यों पर यूनिट सिस्टम जो है वो दैट इज़ मच ईजियर देन द नॉर्मल जो कन्वेंशनल वे ऑफ एनालिसिस है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपने उसका बेस वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आप किसी भी पूरे नेटवर्क में किसी एक पॉइंट पर आप देख लें कि नॉर्मल प्रैक्टिस में लोग कहते हैं कि हाईएस्ट रेटेड मशीन जो लगी हुई है सिंक्रोनस मशीन, उसके जो है वो आप वोल्टेज रेटिंग पे उसकी सिलेक्ट कर लें वोल्टेज बेस, और बाकी जो है वो पावर बेस आपको अंदाज़ा हो जाता है कि सिस्टम का बेस क्या लेना है, जिस पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी थी। सबसे बड़े रेटिंग है कोई ट्रांसफार्मर है, ये मशीन है, उसकी पावर रेटिंग ले लें। किसी एक पॉइंट पे सिलेक्शन के बाद फिर आपने कोई भी चीज़ दोबारा सिलेक्ट नहीं करनी। जब ये दो आपके पास, ये मैंने आपको कहा था, ये हमारे पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो ये हैं, बल्कि हाँ ये चारों वेरिएबल्स, चारों जो हैं वो पैरामीटर्स हैं जिनके हम बेस वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, एस बेस, वी बेस, आई बेस और जेड बेस। जब आप एक दफ़ा जो है वो कोई किसी एक पॉइंट पर सिस्टम में, नॉर्मली हम वी बेस और एस बेस जो है वो सिलेक्ट करते हैं, और वी बेस और एस बेस हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जिस तरह ये मैंने आपको ये लास्ट ये वाली एग्जांपल कराई थी, ये 480 वोल्ट हमने जिसमें सिलेक्ट किया था बेस वैल्यू इस रीजन में, ये आपके पास जो है वो 3 रीजन्स थे, तो यहाँ पे हमने 480 वोल्ट, तो नॉर्मली हम कोई भी जो मशीन लगी हो उसकी वोल्टेज रेटिंग को बेस वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने दोबारा जो है पावर पावर हैंडलिंग कैपेबिलिटी उसके 100 केवी सिलेक्ट कर लें, पावर हम सिलेक्ट कर लेते हैं बेस 100 केवी। अब जब आपने एक दफ़ा सिलेक्ट कर लिया तो फिर इसके बाद दोबारा कोई और वैल्यू आपने सिलेक्ट नहीं करनी। अब यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये रीजन नंबर 1 है, इसमें मुझे इम्पिडेंस बेस और करंट बेस चाहिए, तो वही बेसिक फार्मूलाज V इज इक्वल टू आई जेड और S इज इक्वल टू वी आई, इन दो से पहली वाली इक्वेशन से यहाँ पे आई, एस आपको नोन है, वी नोन है, तो आई फाइंड कर लें, और फिर इस आई को यूज़ करें यहाँ, आई नोन हो गया, वी नोन हो गया, तो जेड फाइंड कर लें। ये आपने जहन में रखना है कि आपने जब एक दफ़ा बेस वैल्यू सेलेक्ट कर ली, फिर आपने उसके बाद कैलकुलेशन पे जाना है। अब मुझे यहाँ ये रीजन नंबर 1 में बेस वैल्यू चाहिए वोल्टेज की, जब भी ट्रांसफार्मर आएगा वी बेस चेंज होगा। मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई जो लास्ट हमने उसमें डिस्कस की थी, आपके पास 4 पैरामीटर्स हैं, 3 फेजर्स हैं और एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी है। ये चारों पैरामीटर्स में से वोल्टेज जो है वो ए के साथ ट्रांसफार्म होती है, ट्रांसफार्मर से जब भी आप क्रॉस करते हैं, करंट भी ए के साथ होता है, ए 1/a। एस जो है वो नहीं ट्रांसफार्म होता, इट रिमेन्स, ट्रांसफार्म होता है कह लें वो विद 1 के इनपुट और आउटपुट पे सेम पावर रहता है, और ए स्क्वायर के साथ जो है वो आपके पास जेड ट्रांसफार्म होता है। तो जब भी आप ट्रांसफार्मर को क्रॉस करेंगे तो सारी बेस वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज, करंट और इम्पीडेंस, ये तीनों बेस वैल्यूज चेंज होंगी। तो अब आप यहाँ पे इस रीजन में अपनी मर्जी से कोई बेस वैल्यू नहीं रख सकते, यहाँ पे आपने रख ली, यहाँ पे आपने रख ली, लेकिन यहाँ पे आप नहीं रख सकते, एक ही पॉइंट पे आपने रखनी है, उसके बाद सिलेक्शन नहीं करनी, आपने कैलकुलेशन करनी है। तो फिर टर्न रेशो के साथ आप इनको चेंज करके आप सेकंड रीजन में आ जाते हैं। ये एग्जांपल हमने की थी ना जी, जी सर। ये एग्जांपल हमने की थी।
ये एग्जांपल हमने की थी। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है, तो आपको जो है वो बहुत आसानी होगी इसके साथ कैलकुलेशन में। पर यूनिट सिस्टम में हमने बेसिक सारी कैलकुलेशंस देख ली थी। Once the base value of S or PV have been selected, all other base values can be computed easily from equations. In a power system, base apparent power and voltage are selected at a specific point in the system. Transformer has no effect on the base apparent power of the system, since the apparent power into a transformer equals the apparent power out of the transformer. On the other hand, voltage changes when it goes through a transformer, so the value of V base changes at every transformer in the system according to its turn ratio. चूंकि अब बेस क्वांटिटीज जो है वो पासिंग थ्रू द ट्रांसफार्मर चेंज होती हैं, the process of raising quantity to a common voltage level is automatically taken care of during per unit conversation. इसके बाद ये एग्जांपल भी हमने की थी ना, जिसमें हमने पर यूनिट सर्किट बनाया था। हुज़ैमा, कौन है आपका CR, क्या नाम है? वली। सर ये कि स्क्रीन थोड़ी लेट से होती है सर। अभी शो हो रही है? जी सर अभी शो हुई है। ये एग्जांपल हमने की थी। सर ये नहीं की थी। ये वाली नहीं की सर। की होगी यार, 2 एग्जांपल्स की। ये नहीं बताया था पर यूनिट सिस्टम कैसे ड्रॉ करते हैं? बोलें तो सही ना। ओके, लेट्स रिवाइज, अगर नहीं की है तो, अगर नहीं तो चलें। ये एक एग्जांपल है, पावर सिस्टम है जिसमें गिवन है। अगर मैं आपको कहूँ तो आप इसकी सिंगल लाइन डायग्राम बना सकते हैं। जी सर। ये आइडियल ट्रांसफार्मर, फिर उसके बाद आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है। नॉर्मली अब हम सर्किट्स को ऐसे देखेंगे, ठीक है। ये फिर ट्रांसफार्मर है, और उसके बाद आपके पास लोड है। ये सिंगल लाइन डायग्राम ऐसे बनाते हैं। VG, ये ट्रांसफार्मर है 1 to 10 का। अभी और इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट रिकॉल करने के लिए। ट्रांसफार्मर का मैं आपको पता है कि एक्स इक्विवेलेंट जो है वो उसकी होता है, और यहाँ पे RS और XS होता है। दूसरा ट्रांसफार्मर है एक्स इक्विवेलेंट, और ये आपके पास Z है, ऐसे। ये एक पावर सिस्टम है जिसमें वो कहता है कि 480 वोल्ट का जनरेटर है और एक आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में हम नॉर्मली ये नहीं कंसिडर करेंगे, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। सो वी विल कंसिडर जो गिवन है वही सिर्फ हम देखेंगे। नॉर्मली क्या है, ये पावर हाउस है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है आपके पास। At the powerhouse, you have a step-up transformer that steps up the voltage, low voltage to high voltage for transmission purposes. ये आपका ट्रांसमिशन नेटवर्क है, ठीक है। और ये आपके पास लोड सेंटर पे आप पहुंच के, एट लोड सेंटर यू हैव ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नॉर्मली, और दैट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप्स डाउन द वोल्टेज टू ए डिजायर्ड रेटेड वोल्टेज ऑफ द लोड, कि जिस पे आपने लोड को ऑपरेट करना है।
उसने इसमें गिवन ही है अभी नॉर्मली इसने कह भी दिया है द बेस वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम आर चूजन टू बी 480 वोल्ट एंड 10 kVA एट द जनरेटर साइड. Find the base voltage, current, impedance, and apparent power at every point in the power system. Convert this system into its per unit equivalent circuit. Find the power supplied to the load in this system. Find the power lost in the transmission line. हमने जो एक एग्जांपल की थी जो पहले में जिसमें मैंने आपको कैसे जो है वो आसानी के साथ आप पर यूनिट सिस्टम से इसको सॉल्व करते हैं, वो रेफरिंग वाला प्रॉब्लम होता है. तो उसी को हम दोबारा चीज़ें यहाँ पे यूज़ होंगी. तो सबसे पहले हम आते हैं सर्किट की तरफ. सर्किट में आपके पास 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, रीजन 1, 2 और रीजन 3. रीजन 1 डिफाइंस जनरेशन आपकी, रीजन 2 इज ट्रांसमिशन लाइन, रीजन 3 इज द लोड. अब वो कहता है कि हर एक पॉइंट पे बेस वैल्यू फाइंड करें. सबसे पहले हमारा काम होता है पर यूनिट में कन्वर्जन में कि ये आपका बैकग्राउंड है. जब आप आगे चले जाएंगे तो फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा पर यूनिट में कन्वर्ट करें, वो गिवन ही पर यूनिट में होगा. बैकग्राउंड आपको सारा पता होगा. तो स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ द V एंड S बेसिस एट अ स्पेसिफिक रीजन. कि वोल्टेज बेस क्या सिलेक्ट करें और पावर बेस S अपरेंट पावर VA. तो वोल्टेज बेस हम सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिस्टम में कोई वोल्टेज सोर्स मौजूद है, तो सबसे बड़ा वोल्टेज सोर्स कौन सा है. तो अभी नॉर्मल यहाँ पे आप देखें तो आपको सिर्फ एक ही वोल्टेज सोर्स नजर आता है. तो सो वी सिलेक्ट ए वोल्टेज सोर्स 480 वोल्ट एज ए V बेस 1. वी इस रीजन में V बेस 1 सिलेक्ट कर लेते हैं. अभी इसने तो इस एग्जाम्पल में तो नॉर्मली गिवन था, तो अगर आपने सिलेक्शन खुद करनी है तो आप ऐसे करेंगे. लेट्स सपोज यहाँ पे कोई एक और सिस्टम होता, मैं वैसे ही बना देता हूँ. यहाँ पे एक सोर्स लगा होता, दैट वाज ऑफ लेट्स सपोज 1000 वोल्ट. मैं वैसे ही एग्जांपल बता रहा हूँ, ये होता नहीं है ऐसे लगा, मैं वैसे ही आपसे बात. तो आपने क्या देखना था, ये मेरे पास एक 100 वोल्ट का 1000 वोल्ट का सोर्स है और ये 480 वोल्ट का है. तो नॉर्मली हम क्या करते, फिर 1000 वोल्ट जो है वो हम वी बेस सेलेक्ट कर लेते एट रीजन 2. अब दोनों डिफरेंस देखने, ये वी बेस सेलेक्ट किया है कौन से रीजन में सेलेक्ट किया है. ट्रांसफार्मर की को ट्रांसफार्मर उनको डिवाइड करता है रीजन में. यहाँ पे करते तो ये आपके पास पॉइंट होता है, रीजन 2 का वी बेस आपके पास आता है. सो नाउ ये मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपकी क्लियर होना चाहिए. नाउ कम टू द कम्प्लेक्स ये अपरेंट पावर. नाउ उसने गिवन है कि आप जो है 10 kVA ले लें. तो जब आप बहुत ज़्यादा सर्किट सॉल्व कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये किस रेटिंग का सिस्टम है पावर के लिहाज से. तो आप उस हिसाब से भी सीख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज़ आप यहाँ पे 100 kVA भी ले लेते, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था. वो उसी तरह PU वैल्यूज़ चेंज होती हैं और एक्चुअल वैल्यू दोबारा वही आ जानी थी. तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते थे. तो चूँकि गिवन है तो इन दिस रीजन, ये देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझें. द बेस वैल्यू फॉर दिस सिस्टम आर chosen to be 480 volt and 10 kVA at the generator. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये स्टेटमेंट्स जो हैं, ये जो मैं बताया करूं, इनको बड़े जो है वो ध्यान के साथ देखा करें. तो इस स्टेटमेंट के मुताबिक जनरेटर साइड पे हमने ये अपने पास ये इस रीजन में हमने अपने पास V बेस और S बेस जो है वो सिलेक्ट कर लिए. नाउ कम टू द पॉइंट. तो इस बेस में इसमें आपके पास, अब वही मैं दोबारा लिखता हूँ, वोल्टेज, करंट, पावर और इम्पीडेंस. ये 3 आपके पास जो है वो पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस आपने सेलेक्ट करने होते हैं. ठीक है. तो वोल्टेज भी हो गया और कम्प्लेक्स करंट पावर भी होगी आपके पास. नाउ वी आर लेफ्ट विद करंट एंड द इम्पीडेंस. तो सिंपल फार्मूला वही हैं, 3 फार्मूला हैं जो आपके V इज इक्वल टू I Z इज इक्वल टू VI. किसी को कोई भी कंफ्यूजन है स्टेज पे तो वो बरमला पूछें, सोए मत. जाग के रहेंगे सीखने से
तो मेरे से बहुत फ़ायदा उठाएंगे, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं होगा पावर सिस्टम एनालिसिस। जागे रहे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आने चाहिए। लास्ट क्लास में सेक्शन बी में उन्होंने आधा घंटा जो है वो मुझसे डिस्कशन की है पूरी, तो आप लोग भी जागते रहिएगा, ठीक है। जो भी पॉइंट क्लियर ना हो उसको पूछिएगा। तो ये फार्मूलाज हैं। तो आप इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करते हुए, इसमें ये इक्वेशन यूज़ करते हुए एस भी नोन है, वी भी नोन है, तो आप जो है वो यहाँ से आई फाइंड कर लें। ये आई बेस 20.83 आ गया, तो यहाँ पे आपके पास वी भी आ गया, आई भी आ गया और एस भी आपके पास ऑलरेडी था। और इसी तरह इक्वेशन नंबर 1 ये यूज़ करें, तो एस जेड बेस फाइंड कर लें, वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस, तो ये आपके पास 23.04 आ गया। ठीक होगी बात। तो आपके पास चारों पैरामीटर्स इस बेस में इसमें आ गए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि एस और वी, एस का तो कोई मसला नहीं है, वी इस रीजन का था, तो बाकी भी हमने इससे कैलकुलेट किए। नाउ कम टू द एक्चुअल पॉइंट कि दरमियान में एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो जब आप ट्रांसफार्मर से जंप करते हैं तो जंप में चीज़ें चेंज होंगी हमेशा, ये जहन में रख लें बस। तो जब भी ट्रांसफार्मर क्रॉस करेंगे आपके पास वोल्टेज, करंट और एस बेस वही रहेगा, जेड बेस, जेड, आई और वी ये तो चेंज होंगे। तो नाउ कम टू द सेकंड रीजन। तो सेकंड रीजन में आप कैसे चेंज करेंगे? अब आप सिलेक्शन नहीं कर सकते, सिलेक्शन की चॉइस यहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई। ये जो आपने दो सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद आप दोबारा कोई भी सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं कर सकते। नाउ वी हैव टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन का हमारे पास सिंपल तरीका है इसमें कि हमारे पास ट्रांसफार्मर पे प्राइमरी पे जो वोल्टेज हो और सेकेंडरी के वोल्टेज को हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो वी पी और वी एस इज इक्वल टू ए, ये फार्मूला है। आई एस, ये उल्टा हो गया, चलें उल्टा ही लिख देते हैं, आई एस ओवर आई पी इज इक्वल टू ए। ये ऐसे लिखा, आई पी ओवर आई एस इज इक्वल 1 ओवर ए होता है। तो ये आपके पास आगे हैं। अब आपने इन फार्मूलाज को यूज करना है जब भी आप ट्रांसफार्मर को जंप करेंगे। मैं अगर प्राइमरी इम्पीडेंस कहूँ जो नज़र आ रही होती है, ये सिंबल गलत है वैसे, ये नहीं यूज़ करना चाहिए। प्राइमरी इम्पीडेंस का कोई और मकसद होता है। जेड डैश इज इक्वल टू ए स्क्वेयर जेड एल, ये भी हमने पढ़ लिया। तो ये आपके पास तीन चीज़ें हैं, तीनों को यूज़ कर सकते हैं आप। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि यहाँ पे तो v को हम यहाँ पे जंप करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ जंप किया v को, तो ये देखें नीचे सबसे निचली वाली इक्वेशन में v बेस 2 हैज़ बीन कैलकुलेटेड यूजिंग v बेस 1 एंड द टर्न रेशो। ओके, तो v बेस 1 इज 480 वोल्ट, टर्न रेशो इज 1/10.1, योर आंसर इज 4800 वोल्ट। सो यहाँ पे आपके पास वो v बेस 2 जो है वो 4800 वोल्ट आ गया। यू हैव परफॉर्म्ड ए कैलकुलेशन नॉट ए सिलेक्शन, ठीक है। और आपको पता है कि S जो है वो ट्रांसफार्मर के इन और आउट दोनों पे सेम रहता है, तो इट रिमेन सेम 10 kVA। मैं यूनिट्स नहीं लिखता, वैसे टाइम ज़ाया होता है, तो आपको वैल्यूज़ पता चल जाए। ये आपने कैलकुलेशन कर ली। ओके, नाउ अब आप दोबारा जो है वो ये इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। किसी के पास कैलकुलेटर है? एनीवन विद कैलकुलेटर? यस सर। ठीक है, ऑन रखें कैलकुलेटर। नाउ अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को यूज करने, आगे कैलकुलेशन सारी की हुई हैं, लेकिन एक ही फिगर पे मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ ताकि आपको पिक्चर क्लियर होती जाए, कोई और मसला नहीं है। ओके, अब आपके पास है इक्वेशन नंबर 2, एस भी नोन है, वी भी नोन है, तो एस डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू आई। तो 4800 वोल्टेज 4800 है और पावर 10 के है। तो अब आप ये फार्मूला यूज कर लें, कौन सा, ये दोबारा इस फार्मूला को 2 के लिए रिपीट करें, रीजन 2 के लिए। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 4800 क्या आंसर आया? 2.08। 2 पॉइंट, इसी के साथ मैं 08। लिखता हूँ नेक्स्ट। ये रीजन 2 का देखें आ गया। एक खास लिंक नजर आ रहा है आपको कोई?
जी सर, जैसे जैसे हमारी वोल्टेज इंक्रीज हो रही है तो करंट डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है। कोई और ख़ास बात? देखिए ये 10 की टर्न रेशियो है, ख्याल रखें, तो वो 10 के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका एक तरीका ये, मैं दूसरा भी निकाल लेता हूँ। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, जेड बेस निकालना है हमने। जेड बेस इज इक्वल टू, फॉर इक्वेशन नंबर 1, वी बेस डिवाइडेड बाय आई बेस। सो वी बेस इज 4800 डिवाइडेड बाय 2.08। आगे मैंने कैलकुलेट किए हुए जी, कर लिया। 2307.6। थोड़ा सा गलत किया तुमने, चलो वो नॉर्मली ये इस तरह आएगा, ठीक है। 230, हमने अप्रोक्सीमेशन शायद नहीं यूज़ की, 2304 आएगा। ओके, अब आपने देखें ये दोनों पैरामीटर्स भी यहाँ पे फाइंड कर लिए, आई और जेड। इसी तरह आप तीसरे रीजन में आ जाएं। तीसरे रीजन में जब आप आएंगे तो आप वोल्टेज को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करें। तो 4800 है। नाउ योर टर्न रेशियो इज 20 डिवाइडेड बाय 1, तो वी एस क्या होगा? 4800 डिवाइडेड बाय 20, ये आगे कैलकुलेट हुआ होगा जी, 240 240। वोल्ट। 240, ये वी बेस 3 आ गया। अभी तक हम बेस वैल्यूज पे हैं, अभी तक एक्चुअल वैल्यू और पर यूनिट पे नहीं गया। वी बेस ये आ गया। एस जो है उसी तरह ट्रेवल करेगा, 10 kVA। और अब दोबारा आई और जेड को कैलकुलेट करें। तो आई इज एस 10,000 डिवाइडेड बाय 240, 41.6। 40 1.6। 6। Okay, now come to the another point, z base, that is equal to v base divided by I base. So v base is 48 for 240 divided by 41.6, 240 divided by 41.6 आपके पास आ गया 5.7। 5.73, 5.7, चलो मैं देख लेता हूँ यहाँ, 76। ये आपके पास देखें तीन रीजन्स हैं, तीनों की आपके पास रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2 और रीजन नंबर 3। दिस कंप्लीट्स द कैलकुलेशन ऑफ द सिलेक्शन एंड कैलकुलेशन ऑफ द बेस वैल्यूज। अगर आपका दिल चाहता है आप ये वाले फार्मूला यहाँ पे नहीं यूज करना चाहते, ठीक है, तो आप यहाँ से भी आज चल सकते हैं फ्रॉम द, एक मिनट में इसको थोड़ा सा यहाँ से डिलीट करूँ। आप इसको टर्न रेशियो के साथ भी आगे लेके जा सकते हैं बाकी क्वांटिटीज को। अब नाउ यू हैव आई एस इज इक्वल टू आई पी इंटू ए। आई पी, वट इज द टर्न रेशियो? 1 डिवाइडेड बाई 10, 0.1। और सेकंड की क्या है? 20। तो आप करंट बेस आपने यहाँ पे फाइंड किया था, जो करंट बेस, उसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये फार्मूला आप देखें ऊपर कि सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू ए टाइम्स प्राइमरी करंट। तो ए इज 0.1 मल्टीप्लाई बाय करंट इन द प्राइमरी साइड, बेस करंट। तो बेस सब मेरे पास था 20.83 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो आंसर इज सेम 2.08। बात समझ आइए? यस सर, समझ आ गया। ठीक है, ये देखें आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस में आपको बता रहा हूं। सिमिलरली Z को भी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम दिस फार्मूला। लोड साइड की जो इम्पीडेंस है दैट इज इक्वल टू प्राइमरी साइड इम्पीडेंस डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो प्राइमरी साइड इम्पीडेंस क्या है? 23.04 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, 23.04 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 0.1, क्या आंसर आया? वली कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हो? सर 23.04।
सर कैलकुलेटर वजाहत यूज कर रहे हैं। वजाहत यूज कर रहे हैं तो वजाहत तो तुम गलत निकाल रहे हो ना। 480 डिवाइडेड बाय 0.01 कर लो, 2 जीरो बढ़ जाएंगे ना। नहीं सॉरी 23.04 डिवाइडेड बाय 0.01 स्क्वायर है ना। जी सर सर। ये 2304 आ रहा है। आना भी यही चाहिए, यही आना चाहिए सर स्क्वायर पे क्या? डिवाइड करना है। हाँ स्क्वायर पे, ये है ना, ये फार्मूला हम z सेकेंडरी इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू z डैश दैट इज एट प्राइमरी, उसके साथ हमने यूज करना है। तो ये 23.04 आ गया आपके पास। बात क्लियर हुई? तो मैंने आपको जो समझाना था वो ये था कि आप z बेस कैसे बेसिस कैसे सिलेक्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट पे वोल्टेज बेस सिलेक्ट कर लें और पावर बेस सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन का हक इसके बाद आपके पास से ख़त्म हो जाता है। वंस यू हैव सेलेक्टेड दीज टू एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, ऑल अदर बेस वैल्यूज इन अदर रीजन्स विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है, यूजिंग द ट्रांसफार्मर फार्मूलाज और बेसिक लॉज जो गवर्न करते हैं ये। ओके तो कोई दो वैल्यू नॉर्मल प्रैक्टिस में तो ये करते हैं। अब आपने यहाँ पे अगर आपके पास फर्ज किया Z बेस और I बेस दिया होता किसी रीजन में, तो आप फिर इसके साथ आपने चलना था। ये आपको नॉन होता, ये सिलेक्ट हुआ वो मिलता आपको, देन यू हैव टू कैलकुलेट V बेस और S बेस। ये चीज़ ध्यान में रखें। इन चारों में से कोई दो गिवन हो तो फिर आप चल सकते हैं आगे। अगर जो कोई एक गिवन है तो फिर आप जो है वो कोई दूसरा सिलेक्ट करेंगे और फिर बाकी दो को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक, तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। और रीजन्स क्या होते हैं? रीजन जब भी आपके रास्ते में ट्रांसफार्मर आएगा, जब जिस रास्ते पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका रीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। फ्रॉम हेयर रीजन 1, ये रीजन 2, फ्रॉम हेयर रीजन 2, रीजन 3। ठीक होगी जी बात? यस सर। क्लियर होगी? किसी को कोई कंफ्यूजन? शर्माए मत प्लीज, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। बिल्कुल जो है वो सवाल पे सवाल आने चाहिए थे। ये देखें, ये मैंने सारी कैलकुलेशंस इसमें की हुई हैं। ओके नाउ फर्स्ट स्टेप इज फिनिश्ड, सिलेक्शन ऑफ बेसिस। बेस वैल्यूज आपने सिलेक्ट करनी थी, वो आपने कर ली। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ द पीयू वैल्यूज। तो आपके पास यहाँ पे एक वोल्टेज, नंबर 2 इम्पिडेंस और नंबर 3 अनदर इम्पिडेंस, ये आपके पास तीन एक्चुअल वैल्यूज हैं। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द पर यूनिट वैल्यूज। तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने हर एक रीजन में V, I, Z और S, ये चार आपने कैलकुलेशंस की, सॉरी चार आपने बेसिस फाइंड की। तो जिस रीजन में जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसी रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग बेस वैल्यू से आपने डिवाइड करना है। लेट्स सी, ये रीजन 1 में 480 वोल्ट है, एक्चुअल वैल्यू क्या है? 480 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे हमने जो क्या बेस वैल्यू सिलेक्ट की थी, रीजन 1 में क्या VB था? ये रीजन 1 में हमने 480 वोल्ट ही बेस भी सिलेक्ट किया। तो अब आपने इसको 480 को 480 से मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे हमारे पास 4800 था और यहाँ पे हमारे पास 240 था। तो ये ना करें कहीं ऐसा कि इसको PU में कन्वर्ट करने के लिए 4800 से डिवाइड कर दें या इसको 240 से। तो जो बेस वैल्यू जिस रीजन का है उसी को, उस एक्चुअल वैल्यू को यूज करेंगे आप। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो Yes, यहाँ sir. पे हमने सर ये चीज दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दे। ये देखें, आपके पास तीन रीजन्स हैं। ये आपके पास 480 वोल्ट रीजन 1 में वोल्टेज है, ये लाइन इम्पीडेंस रीजन 2 में लाई कर रही है, एंड द लोड इम्पीडेंस लाइज इन द रीजन नंबर 3। इन एवरी रीजन यू हैव बेस वैल्यू VB1, S बेस 1, मैं इनको सिंपल करके लिखता हूं, इसी तरह Z बेस 1, आपने चार हर एक रीजन में ये फाइंड किए हैं ना, और I बेस 1। एंड अनदर रीजन
you have z base z base 2, v base 2 और s base 2। बेस पूरा लिखता है, मैं इसको सिंपल वो लिख लेता हूँ। इसी तरह i बेस 2, ये आपने इस रीजन में फाइंड किए थे, और इसी तरह ये चारों जो हैं वो आपने थर्ड रीजन में फाइंड किए थे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा था वो ये था कि जिस एक्चुअल वैल्यू को आपने पर यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव द फार्मूला पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू। तो वो जो इसके साथ आपने, लेट्स सपोज हम वी को कर रहे हैं, तो वी का जब पी निकालेंगे, पी वैल्यू, so we will use the actual value of the region जो उसमें है 480 वोल्ट एंगल 0 डिवाइडेड बाय द बेस वैल्यू। अब बेस वैल्यू आपके पास वोल्टेज बेस ये भी है, वोल्टेज बेस VB2 भी है, वोल्टेज बेस VB3 भी है, लेकिन आपने ये बेस वैल्यू यूज करनी है क्योंकि आप रीजन 1 में हैं, VB1, ठीक है, जो आपने कैलकुलेट किए, दैट इज आल्सो ए 480 वोल्ट। ओके, सो यू विल कैलकुलेटेड 1 एंगल 0। अब बात क्लियर हुई है? जी सर। तो सर ये जब हम आगे दूसरे उनमें जाएंगे बेस 2 या बेस 3 में, तो हम फिर जिस तरह यहाँ पे 480 से डिवाइड किया था तो वहाँ 4800 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे चेंज होता जाएगा हमारे पास। ऐसे ही अगर लेट्स सपोज यहाँ पे इस रीजन में कोई वोल्टेज होती है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ x वोल्टेज थी, तो इसका भी मैंने पीयू निकालना था, तो नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द पर यूनिट वैल्यू यूजिंग द VB2। और यहाँ पे मैंने बेस वैल्यू लेट्स सपोज y, कोई एक्चुअल वैल्यू y थी, मैंने इसका पीयू निकालना था, तो यहाँ पे मैंने यूज करना था VB3। अब मेरी बात समझे? यस सर, समझ सर गया। इम्पीडेंस पे डिवाइड नहीं करना, इम्पीडेंस को जो Z है तो Z बेस पे डिवाइड नहीं करना सेकंड रीजन पे। नहीं, मैं सिर्फ वोल्टेज के साथ, मैंने x को जर्नल वैल्यू लिया, x इज नॉट इम्पीडेंस हो रहे, x y z मैंने लिया है कोई, ये ना जी कंफ्यूज, सर। सॉरी, ये कोई वोल्टेज, ये वोल्टेज नहीं, ये वोल्टेज है, मैंने कहा है कोई वोल्टेज x है, ये इम्पीडेंस नहीं है। इसी तरह अगर आप चलें इसी क्वेश्चन के साथ, अगर आपने z बेस, जो आपने ZPU फाइंड करना है किसी रीजन में, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग Z बेस से आपने डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये देखें, आप लाइन का आपने बेस PU फाइंड करना है, तो Z लाइन PU इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू 20 प्लस J60 डिवाइडेड बाय Z बेस 2। इसमें Z बेस 2 था, बात समझे है मेरी? यस सर। ये अब Z लाइन है ना, तो Z लाइन है 20 प्लस J60 डिवाइडेड बाय 2304। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट कि ये इम्पीडेंस आपके पास पोलर में हो या रेक्टेंगुलर में, ये आपके पास रियल वैल्यू होगी हमेशा नीचे 2304, इसमें कोई भी J और एंगल नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान में रखें। बेस वैल्यू में कभी भी कोई कंप्लेक्स क्वांटिटी नहीं आएगी, ये चीज़ ध्यान में रख लें। अभी तक बात क्लियर हो रही है कि यस सर। कंप्लेक्स क्वांटिटी सिर्फ आपकी एक्चुअल वैल्यूज होंगी और जो आपके पास पीयू वैल्यूज होंगी, जबकि आपके पास जो बेस वैल्यूज होंगी वो दैट विल बी ओनली रियल वैल्यूज। ओके, तो ये आपके पास, आप ये इसका पीयू वैल्यू आ गई, देखें जेड लाइन पीयू, ठीक है। इस एग्जांपल को आप, जो मैं अभी बता रहा था बात, इसको ये देख लें। अब जेड लोड ये यहाँ पे ये गिवन है, ये एंगल है, बल्कि ये मिसप्रिंट हुआ है 10 एंगल 30। तो ये देखें, इसने डायरेक्ट 10 एंगल 30 यूज किया है, इसको कोई पोलर रेक्टेंगुलर कन्वर्जन नहीं की, और डिवाइडेड बाय उस रीजन के ये जेड बेस 3 था, जेड बेस 3 यूज किया उसने, और दैट एंड कैलकुलेटेड द 1.763 पीयू वैल्यूज। ओके, यहां तक बात सबको क्लियर होगी? यस सर। ये आपने पीयू निकाला, sir. ये आपने पीयू निकाला, और ये आपने पीयू निकाला, तीन आपने पीयू वैल्यूज निकाल ली जो नॉन थी आपको एक्चुअल वैल्यूज। अब इन एक्चुअल वैल्यूज को पीयू वैल्यूज को यूज करते हुए आपने सर्किट ड्रॉ करना है। सर्किट इज मोर सिंप्लीफाइड देन दिस। इस सर्किट को देखें जो एक्चुअल था, और अब इस सर्किट को देखें।
नाउ यू हैव डेवलप्ड ए पर यूनिट सर्किट। द पर यूनिट सिस्टम आपने यूज़ करते हुए पर यूनिट वैल्यूज़ के साथ सर्किट ड्रॉ कर लिया है, जिसमें अब ट्रांसफार्मर जो है वो मौजूद नहीं है। ट्रांसफार्मर इज eliminated and its effects are included in the per unit calculations। वो उसमें इसके इफेक्ट्स आ गए और अब आपको ट्रांसफार्मर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। अब आप जो है इसमें लेट्स सपोज आपको कहता है कि आई, अब सीरीज सर्किट है सिंपल, तो यहाँ पे हमने डिजिग्नेटेड करंट आई जी था, यहाँ पे डिजिग्नेटेड करंट आई लाइन था और यहाँ पे डिजिग्नेटेड करंट आई लोड था। तो ये तीनों करंट सीरीज में सेम वैल्यूज़ है, तो इनको हम एक ही नाम दे देते हैं आई पर यूनिट, आई पी यू। ठीक है, तो ये आप जो है वो वैलिड है यहाँ पे। तो आई पी यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल जो है वो आप यहाँ पे सिंपल जो है वो के वी एल लगाएं, सिंपल के वी एल, और आप आई को कैलकुलेट कर लें। आई इज इक्वल वी इज इक्वल टू आई पी यू इंटू जेड लाइन पी यू प्लस आई पी यू इंटू जेड लोड पी यू। तो सो वी हैव आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय जेड लाइन प्लस जेड लोड। तो ये टोटल दोनों को करें, जस्ट कैलकुलेट करें आई, ये आपके पास पर यूनिट में वैल्यूज आ गई। अब ये आपका सेकंड स्टेप हो रहा है जिसमें आप पी यू वैल्यूज़ को सर्किट की मुख्तलिफ जगह पे वोल्टेजेस को करंट्स को फाइंड करते हैं। ये सारा आपके साथ जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो आप पर यूनिट में आप कैलकुलेट कर रहे हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब आप पी यू कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सारी वैल्यूज़ पहले से ऑलरेडी पी यू में कन्वर्टेड होनी चाहिए, कोई भी एक्चुअल वैल्यू आप यूज़ नहीं करेंगे इसके साथ। ठीक है, फार्मूला सारे सारे के वी एल के सी एल सारे लाज इसके लिए वैलिड हैं और आपने उसी तरह इनको यूज़ करना है। और यहाँ पे आपके पास आई स्क्वेयर आर लॉसेज लाइन में होंगे, तो आई पी यू स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय आर लाइन स्क्वेयर, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये आप देखें आई पी यू डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय आर पी यू, तो ये आपके पास 0.87 पी यू वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब आपको कैसे आपने एक्चुअल वैल्यूज़ भी निकालनी होती हैं। तो आपके पास बेसिक वो क्या है कि पी यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू divided by base value. Now you have actual value divided by base value. So now you can convert actual value into a per unit value or per unit value into an actual value using the base value. So actual value is equal to per unit value into base value. तो ये सिंपल उसने किया है, पर यूनिट वैल्यू इंटू बेस वैल्यू। अब हम कौन से रीजन में हैं आई स्क्वेयर आर के लिए? आई स्क्वेयर आर हमने कहाँ पे कैलकुलेट किया है? सेकेंड रीजन। सेकेंड रीजन में। तो इसका जो एस बेस है वो आपने यूज़ करना है। एस बेस यूज़ करके आपने ये देखिए 4870 वाट आपके पास एक्चुअल वाटेज लॉस आ गया इन द ट्रांसमिशन लाइन। इसी तरह आपने जो लोड में जो पावर जो है वो लॉस हो रही है, जो यूज़ हो रही है एक्चुअल पावर, वो भी आपने कैलकुलेट कर ली पी यू में। देन मल्टीप्लाई सिंस वी हैव सेम बेस वैल्यू ऑफ द पावर इन थ्री रीजन, all three regions, so using the same base value we calculate the actual 28.2 watts, that is the sorry ये उल्टा हो गया, लोड में ये पावर थी और लाइन में ये पावर थी। आप बोलते नहीं है ना, सोए हुए हैं सब लोग, मैं भी गलत पढ़ा रहा हूँ, आप भी गलत पढ़ रहे हैं। सो ये आपके पास बेसिक ये जो हमने कैलकुलेशन की ये आपके पास लोड में थी और ये कि जो कैलकुलेशन की ये ट्रांसमिशन लाइन में थी। तो अब आप मुझे बताएं, आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई जहन में कोई पॉइंट हो तो वो हम डिस्कस करें। सर एक चीज़ मैंने पूछनी थी कि जिस तरह हमारे पास अगर दो जनरेटर्स हैं वो सिंक हुए हैं, तो क्या हमें पता होगा कि जी हमने कौन से को प्रेफर करना है या फिर हम कंबाइन करके उनको यूज़ करेंगे पर यूनिट सिस्टम में? नॉर्मली आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, सॉरी मतलब एक साथ आपको नहीं मिलेंगे। जो जनरेटर्स मुख्तलिफ रेटिंग्स के होंगे, देखें मैं एक कहीं पे कोई डायग्राम इसमें, ये देखें
ये एक डायग्राम है, नजर आ गई आपको ये स्लाइड? ये हम बाद में पढ़ेंगे सर लेकिन अभी नहीं आई, आ गई है सर। ओके, ये देखिए ये जनरेटर है, लेट्स सपोज ये आपके पास कोई जनरेटर यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और ये भी जनरेटर है वो। अब ये सारा सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड है आपस में। इस लेवल पे अगर लेट्स सपोज 18 केवी है, इस लेवल पे लेट्स सपोज हम कहते हैं ट्रांसफार्मर्स आगे ना 500 केवी है, और इस लेवल पे लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 10 केवी है। अब 10 केवी का वोल्टेज और ये कैसे वापस में सिंक होंगे? इस पॉइंट पर जो उसको वोल्टेज नजर आ, इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज नजर आ रही है इस जनरेटर को? 500 केवी, ठीक है। और इस पॉइंट पे इस जनरेटर को इस पॉइंट से क्या नजर आ रहा है? 500 केवी। तो जब आपके पास जनरेटर्स लिंक होते हैं आपस में, तो आप जो है वो किसी भी बड़े जनरेटर की वोल्टेज को आप पीयू में ले सकते हैं। अब आप जब चलें इस पे आते हैं, जब ये एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको दोबारा देखेंगे। आपका जो मेजर क्वेश्चन है कि सिंक्रोनाइज हो तो क्या करेंगे हम? यस सर। सिंक्रो देखें, अब इसकी कोई वोल्टेज रेटिंग गिवन है जी 900 MVA 22 kV, ये मोटर है और जनरेटर कंसिडर कर लें इसको, कोई भी मसला नहीं है, इसको आप जनरेटर कंसिडर करें। ये 10.45 kV है। तो ये अब आपने अगर पीयू वैल्यूज लेनी है तो इस रीजन में यहाँ से सिलेक्ट कर लें 25 kV, इस रीजन में सिलेक्ट कर लें 10.4 kV, कोई भी मसला नहीं होता। ये जनरेटर देखें, हर एक जनरेटर मुख्तलिफ वोल्टेज पे जनरेशन करता है। तो जब वो सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज होता है, लेट्स सपोज ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है 500 kV का, और अब आपके पास मुख्तलिफ जनरेटर्स हैं। लेट्स सपोज ये एक जनरेटर है 10 kV का। तो जब ये सिंक्रोनाइज होगा इसके साथ, तो ये एक ट्रांसफार्मर यूज करेगा अपने आउटपुट पे 10 kV टू 500 kV। तो अब इसके आउटपुट पे जो वोल्टेज होगी 500 kV, वो इसके साथ सिंक होगी। तो योर जनरेटर है लेट्स सपोज 30 kV का, तो वो जब सिंक होगा तो वो एक ट्रांसफार्मर यूज करेगा जो 30 kV को 500 kV में बनाएगा। तो ये अब 500 kV इसके साथ सिंक होगा, ऐसे होता है। ओके सर। ठीक होगी बात, ये आपने कैलकुलेशन करनी है। अब अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने सीखना है, नॉर्मली क्या होता है कि जो अब आप जब सबसे पहले देखें, अगर आप पाकिस्तान, आप एबटाबाद में कोई एक ग्रिड बनाना चाहते हैं, सिस्टम बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? पावर सिस्टम बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? लेट्स सपोज हम एक जनरेटर खरीदेंगे, ठीक है, मैं इनके इक्विवेलेंट सर्किट यूज करता हूँ, ये आपके पास जनरेटर आ गया। देन यू विल बाय ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कैसा होगा? एक रिएक्टेंस। यू विल बाय कंडक्टर्स फॉर ट्रांसमिशन लाइंस, और देन यू विल हैव ए लोड, कोई भी लोड हो ना। जब आप मैन्युफैक्चर से ये चीज़ें परचेज करते हैं तो आपको वो क्या बताता है? फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जनरेटर, ही टेल्स यू बाय दिस इज 10 kVA generator, 10 kV, and you have 50 kVA apparent power of the generator and 0.2 pu इसकी इम्पिडेंस है। ये इम्पिडेंस जनरेटर में यही पैरामीटर्स डिफाइन होंगे, ये आपको गिवन करेगा। अब आप देखें कि नॉर्मली जो ये अब हमारा कंसर्न पॉइंट हमारा ये है, ये इसने पीयू में कैसे वहां बैठे बैठे कन्वर्ट कर ली। लेट्स सपोज आपका जो एग्जिस्टेंस सिस्टम है वो है
50 kV, ये वोल्टेज रेटिंग है। अब आपने जब सिस्टम में होते हैं तो उसकी एक वोल्टेज रेटिंग होती है। अब इसने ये कैसे कैलकुलेट किया, ये पीयू कैसे कैलकुलेट किया? तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, द इम्पीडेंस ऑफ द इंडिविजुअल जनरेटर और ट्रांसफार्मर जो सप्लायर आपको देता है, ये मैन्युफैक्चर देता है, आर जनरली इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट क्वांटिटीज बेस्ड ऑन देयर ओन रेटिंग। तो ये जो क्वांटिटी होती है पर यूनिट में कन्वर्ट हुई, ये अपनी रेटिंग के बेस पे हुई होती है। ठीक है, तो उसने कन्वर्जन के लिए वहीं पे उसने कहा होगा अपनी उसमें कि भाई वी बेस इसका 10 kV है और एस बेस इसका 50 kV है। ठीक है, और इससे इसने कैलकुलेट किया होगा जेड बेस। जेड बेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? V इज इक्वल टू, ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे अभी। V इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है जी, और हमारे पास Z दूसरा क्या है? S इज इक्वल टू वी आई, एस यही है ना? तो अब हम अगर हम यूज करें Z इज इक्वल टू वी आई डिवाइडेड बाई आई, Z इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आई, तो नॉर्मली हमें चूंकि पावर पता होती है तो I को हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो I को ख़त्म करने में I इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी, सो वी राइट I इज इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई वी, तो ये V ऊपर चला जाएगा। तो देन Z कैलकुलेट करने के लिए वी कैन यूज V स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस। ठीक है, तो इसने Z बेस कैलकुलेट किया होगा V स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, सॉरी V स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस 100 डिवाइडेड बाई 50, ये इसका आ गया 0.2 PU। सॉरी ये तो 2 ही आ गया, चलो हमने वैसे ही कोई वैल्यूज ली थी 2 PU, इसको हम 2 PU ले लेते। ठीक हो गया। अब इसने ये आपको दे दिया, जब आप इस जनरेटर को इस सिस्टम में लगाएंगे, नाउ यू कांट यूज द रेटिंग ऑफ द जनरेटर एज ए बेस वैल्यूज, पॉसिबल भी है लेकिन जनरली आप नहीं यूज कर सकते। नाउ यू हैव टू यूज द बेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो अब ये पीयू तो कैलकुलेटेड था, जो 2 हमने निकाला, ये पीयू तो कैलकुलेटेड था किस पे? रेटिंग की बेस पे। नाउ यू आर यूजिंग द सिस्टम बेस, सो द इंपॉर्टेंट स्टेप इज टू कन्वर्ट द सप्लायर और मैन्युफैक्चरर पीयू इनटू सिस्टम पीयू। इसके लिए हमने ये फार्मूलेज जो हैं वो नए डेवलप किए हैं, जो आपको बिल्कुल आसान लगेंगे। कि हम क्या करेंगे कि हम जब क्वांटिटीज को लेके आएंगे, जो उनका पीयू वैल्यूज होंगी, हम उनको सिस्टम की पीयू वैल्यू पे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग ए सिंगल फार्मूला। एक्चुअली आप कर भी सकते हैं, अब मैं कैसे बताता हूं आपको। इसी बात को यहाँ पे डिस्कस, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया सबको? सर ये जो हम कह रहे हैं यहाँ पे इम्पीडेंस वगैरह का, तो सर ये क्या हमने कंबाइन इम्पीडेंस सारी वो कन्वर्ट करनी होगी फिर हमें? नहीं नहीं नहीं, देखे ना, मैंने आपको ये जनरेटर बना के दिया है। जनरेटर अब आपके लिए जनरेटर की इसके बाद जिंदगी मौत इस सिस्टम के साथ है। ये जनरेटर है आपका कंप्लीट सिंक्रोनस जनरेटर। सिंक्रोनस जनरेटर में जो नॉर्मल जो मेजर रेटिंग्स होती हैं, दैट इज इट्स वोल्टेज रेटिंग, पावर रेटिंग, और उसका ये एक्सेस रिएक्टेंस। मेरी बात समझे? जी सर समझ आ गई। यहाँ आगे। तक
मैं सिर्फ एक इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ, बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा। ठीक है, बाकियों को भी अभी मैं सिखाऊंगा आपको, वो भी आसान हो जाएगा, ये आप समझ लें। पहले आपने क्या करना है कि आपने ये जो है, इसने अगर तो दिया हुआ है कि भाई इसका 10 kVA वोल्टेज है और 50 kVA इसका जो है वो पावर है और इसका 2 ओम जो है वो रेजिस्टेंस है, एक्सेस, बात ख़त्म है। आपको ज़रूरत ही नहीं है कि पुराना पीयू आप याद रखें, उसने एक्चुअल वैल्यू दे दी। लेकिन नॉर्मल प्रैक्टिस में क्या करते हैं लोग, नॉर्मल प्रैक्टिस में ये 2 ओम एक्चुअल वैल्यू नहीं देते इस एक्सेस की वैल्यू, बल्कि ये आपको बताते हैं कि भाई ये 2 PU होगी। आप मेरी बात समझे, 3 PU होगी, 0.1 PU होगी, जो भी वैल्यू होगी। अब मेरी बात समझे यहाँ ठीक है तक? सर। जब आप इस जनरेटर को इस सिस्टम में लाएंगे तो ये फिर PU जो होता है, ये मैंने जो अभी बताया आपको 2 PU, ये वैलिड नहीं रहता, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड होता है रेटिंग की बेस पे इंडिविजुअल इक्विपमेंट की। जबकि यहाँ पे जब आप आएंगे तो आप सिस्टम के बेसिस यूज करेंगे। जैसे अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल में सिस्टम के बेसिस कैलकुलेट किए हैं, किसी जगह पे हमने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन बाकी जगहों पे वो बेसिस चेंज होते रहे सारे। तो अब आपको जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सिस्टम बेस वैल्यू 2 PU आपके पास आए। तो आपने PU ओल्ड और PU न्यू के दरमियान में आपने रहना है। मेरी बात समझे? जी समझ आ गई सर। आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और ये नॉर्मल प्रैक्टिस में है, ये इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने जो पुराना PU वैल्यू है इम्पिडेंस का, ये सिर्फ इम्पिडेंस के साथ होगा और किसी के साथ नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। पुराना PU वैल्यू जो है इम्पिडेंस का, उसको आपने नए PU में कन्वर्ट करना है। हाउ कैन वी कन्वर्ट दैट, ये अब आपने सीखना है। अभी अजान हो रही है, 1 मिनट में चुप कर जाता हूँ, फिर नमाज हम क्लास खत्म करके ही पढ़ेंगे। चैलेंज, यहां तक आपको मेरा पॉइंट क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन हो? यस सर। चलें अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आपने पुराने PU को नए PU में कैसे कन्वर्ट करना है। आपके पास, मैं फॉर यहाँ से फॉर जो इक्वेशंस लिखी उन्हीं के साथ साथ चलता हूँ कि हमारे पास दो तीन चीज़ें हम डिफाइन कर लेते हैं कि हमने क्या करना है कि ओल्ड और न्यू के साथ आपने कंपैरिजन करना है। ओल्ड PU वैल्यू और न्यू PU वैल्यू, ये हमने उसका चेंज ऑफ बेस करके नई PU वैल्यू को जो है वो कैलकुलेट करना है। इक्वेशन 3.89 जो है वो आपको बताती है कि आपके पास जो पुराना PU था ओल्ड, ZPU ओल्ड, दैट सिंपल, आपको पता है फार्मूला क्या होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय उस टाइम पे जो ओल्ड बेस वैल्यू होगी वही होगा जो अभी हमने लिखा था कि आपके पास V और S बेस पता थे और आपने Z बेस निकाला था किससे, कैसे निकाला था? V स्क्वायर डिवाइडेड बाय S, यही निकाला था। ये फार्मूला सबको याद हो गया। अब ये हमने जी सर। निकाला, तो देखें ये उसने Z बेस निकाला था, Z बेस ओल्ड, तो Z बेस ओल्ड इज इक्वल टू, ये तो आपके पास उसी तरह रहा। अब Z बेस ओल्ड की वैल्यू लगा लें, Z बेस ओल्ड इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय S। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, Z ओम, इसको मैं सिंपल Z ही लिख देता हूँ, तो डिवाइडेड बाय V स्क्वायर डिवाइडेड बाय S, तो ये S जो है ये यहाँ पे आ गया, तो आपके पास ये फार्मूला डेवलप हो गया। बात समझ गए? यस सर। ठीक है। अब आप देखें कि अब आपके पास ये फार्मूला आ गया। अब आप इस तरीके से, पहले मैं इस तरीके से समझाता हूँ जैसे बुक वाले ने किया, फिर मैं आपको दूसरा तरीका भी अगर कोशिश करूंगा, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं उससे, Z न्यू क्या होगा आपके पास, एक्चुअल ओम्स डिवाइडेड बाय Z बेस न्यू। ठीक है, Z बेस न्यू, ये जो है वो हमने रेटिंग्स रखी थी, और जो नई आएगा वो सिस्टम आएगा। सिस्टम की कोई आपके पास लेट्स सपोज बेसिस चेंज हो गए,
ज़रूरी नहीं है हमेशा हो, कभी कभार हो भी सकते हैं। तो आपके पास क्या होगा, जेड होम और नया जेड बेस, ये आपने निकालना है। तो जेड होम अपनी जगह पे ही रहा और इसी पुराने फार्मूले की तरह नया फार्मूला भी जो है वो आपके पास डेवलप हो गया फॉर द न्यू वैल्यू। ये देखें, दोनों सेम फार्मूलाज हैं। ये देखें, ये और ये दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन ये ओल्ड के लिए था और ये अब न्यू के लिए। ठीक होगी बात? यहां तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक है। अब देखें कि हमने जेड पी यू न्यू निकालना है एक्चुअली, और इसमें हमारे पास अननोन है जेड ओम। अननोन है ना, ये तो हमें नहीं पता। मैन्युफैक्चरर तो बताता है कि जेड पी यू ओल्ड क्या है इसका। तो 3.89 से 3.89 इक्वेशन से आप जेड ओम निकाल लें। मैं इसको सिंपल जेड ही लिख देता हूँ आसानी के लिए, बार बार वो लिखा नहीं जाता माउस से। जेड ओम इज इक्वल टू जेड पी यू ओल्ड। मैं इसको लिखता हूँ जेड पी और ओ लिख देता हूँ, जेड पी यू ओल्ड मल्टीप्लाई बाय वी बी ओल्ड स्क्वेयर, वी बेस ओल्ड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस बेस ओल्ड। इससे आप एक्चुअल जेड निकाल सकते हैं ना पुरानी वैल्यू से, क्योंकि आपको नॉर्मली प्रीवियसली रेटिंग तो आपको पता होती है, वोल्टेज रेटिंग भी पता है, वही बेस सेलेक्ट हुआ है, और पावर रेटिंग भी पता है, वो भी सिलेक्ट हुआ है, और जेड पी यू ओल्ड आपको उसने गिवन है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, वो कहता है 10 केवीए का जनरेटर है और 10 केवी का, सॉरी 10 केवी का, और 500 केवीए है पावर है, और उसकी जो रिएक्टेंस है एक्स एस, दैट इज इक्वल टू 0.2 पी यू। तो ये आपको यहाँ से गिवन हो जाते हैं कि आपके पास उसने इसको बेस सेलेक्ट किया था 10 केवी को, और 500 केवीए को उसने पावर बेस सेलेक्ट किया था, ये आ गया आपके पास, और पी यू ओल्ड आपके पास ये था। तो अब आपने इन तीनों को यूज करते हुए ये जेड ओम, ये वाला जेड ओम, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस जेड ओम की ये वाली वैल्यूज जो हैं आप 3.90 में यूज करें। जेड ओम इज इक्वल टू ये, मैं इसको एक मिनट यहाँ से डिलीट करता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सॉरी, ये भी हो गया, अच्छा दोबारा लिखता हूँ। ये हमने क्या लिखा था, जेड ओम इज इक्वल टू, सॉरी पहले लिखते हैं, नहीं पहले एक और काम करते हैं। फिर एक और काम करते हैं, जेड पी यू ओल्ड कैसे निकाला उसने, उसने वी बेस ओल्ड का स्क्वायर किया, स्क्वायर है ना, डिवाइडेड बाय, ये फार्मूला भी हमने लास्ट स्लाइड में भी डेवलप किया था, ये लेके ये लिखा हुआ है, ये इसी को यूज कर रहे हैं। तो एस बेस ओल्ड ये आपने निकाल लिया। गलत हो रहा है यार, जेड जेड बेस ओल्ड ये हो गया। अब जेड पी यू निकालना है, तो जेड पी यू ओ इज इक्वल टू जेड एक्चुअल, दैट इज जेड ओम डिवाइडेड बाय वी बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस होगा, तो वो एस जो है वो ऊपर चला जाएगा, एस बेस ओल्ड दिया। तो इस जो आप जेड पी यू है, तो यहां से यही आता है ना, तो गलती तो नहीं हो रही। तो भाई बोलो ना यार।
नो सर, अभी जेड ओ हम जेड निकालना है सिंपल। तो ये जो आपने यहाँ से जेड ओम था, ये आपने निकाल लिया जेड ओम। जेड ओम इज इक्वल टू जेड ओल्ड पी यू मल्टीप्लाई बाय वी बी स्क्वेयर, क्या आएगा? जेड ओम इज इक्वल टू जेड ओल्ड पी यू मल्टीप्लाई बाय वी बेस ओल्ड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस बेस ओल्ड, ये आ गया। ठीक है, तो इसको आपने इस 3.90 इक्वेशन में पुट करना है। तो 3.90 इक्वेशन में पुट करते हैं, जेड पी यू ओल्ड मल्टीप्लाई बाय वी बेस ओल्ड स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एस बेस ओल्ड, ये आ गया जेड ओम। यहाँ पे ये आ गया जेड ओम। तो भाइयों कोई गलती की हुई है, क्या कर रहे हो? नो सर, इधर अभी एस बी न्यू और वी बी न्यू स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो जो 3.91 इक्वेशन है ये आ जाएगा। अच्छा अच्छा, गलती नहीं की, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अब हमारे पास आ गया, मल्टीप्लाई करना है एस बेस न्यू डिवाइडेड बाय वी बेस न्यू स्क्वायर, ये दैट्स ठीक हो गया। अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसको बड़े अच्छे तरीके से लिखते हैं, जेड पी यू ओल्ड, पी यू को पी लिख देते हैं और ओल्ड मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में डाल देते हैं एस बेस न्यू डिवाइडेड बाय एस बेस ओल्ड, ये एस के साथ हैं। और आखिरी जो आपके पास है वी बी ओल्ड डिवाइडेड बाय वी बी न्यू और होल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया जेड पी यू न्यू। तो पुराने से नया कैसे आपने निकालना है, ये आपके पास बेसिक डेरिवेशन है।